हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सामान्य हिंदी के फुल प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आज का ये उसी नेक्स्ट क्रम में प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन जो कि सभी सामान्य हिंदी का ही होगा। ठीक है, मतलब हिंदी के 100 क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के हिसाब से देखें तो लगभग ये 3.5 प्रैक्टिस सेट यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट टोटल लगभग ये बन जा रहा है। ठीक है, तो पहला या आज दूसरा संस्करण इसका पहला हो चुका है जिसमें आपको 4 प्रैक्टिस सेट, तो टोटल मिला के लगभग आपको ये 7 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला हिंदी का। ठीक है, अगर देखें उसमें भी 100 क्वेश्चन था, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 100 प्लस ये 100 200 क्वेश्चन आपके हिंदी के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका मेंस एग्जाम जूनियर असिस्टेंट या स्टेनो का जो भी लगा है उसमें आप मैराथन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, कुछ दिया गया है कुछ इस तरीके से। निम्नलिखित में से बताना है पर्यायवाची को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, सुमेलित करना है मतलब मिलान करना है। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? बादल, महादेव। और प्रिया का पर्यायवाची क्या होता है? इधर मिलान करना है। इसमें अगर हम देखें तो प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश का पर्यायवाची होता है द्युत, जो कि दूसरे पार्ट में दिया गया। ठीक है, प्रकाश के पर्यायवाची में के संदर्भ में। दूसरा है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? वारीधर। वारीधर जो कि पहले में दिया गया। ठीक है, महादेव इनमें से, तो महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, वारीधर हो गया। महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, इसके बाद प्रिया। प्रिया का पर्यायवाची वल्लभा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस मिलान में आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब प्रकाश का वारीधर होता है, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं भी जान लीजिए। प्रकाश, प्रकाश में अगर हम देखें तो इसका एक पर्यायवाची आलोक होता है। धूप इसका एक अन्य पर्यायवाची होता है। ज्योति होता है इसका पर्यायवाची। आतप, आतप भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, अध्याय भी होता है इसका पर्यायवाची, ये प्रकाश का। इसके अलावा उजाला, उजाला याद रखिएगा, उजाला हो गया। ठीक है, चमक है, आभा है। इस तरीके से इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ये हो जाते हैं आपके प्रकाश के। अब प्रकाश के हो जाते हैं ये, यहाँ पे एरो ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रकाश का पर्यायवाची है। फिर अगर हम आए बादल के पर्यायवाची की, बादल के पर्यायवाची में मेघ आ जाता है। मेघ बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, जलद, जलद, जलद। ठीक है, बादल का पर्यायवाची। फिर इसके अलावा अम्बुद बादल का पर्यायवाची। अम्बुद बादल का पर्यायवाची। ठीक है, अब्र, अब्र बादल का पर्यायवाची। फिर आ जाता है अभ्र। अभ्र भी बादल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, घटा बादल का पर्यायवाची। घटा के बाद घन बादल का पर्यायवाची। फिर आ जाता है जलधर। जलधर बादल का ही पर्यायवाची है। फिर आ जाता है तोयद। तोयद और तोयधर, ये दोनों आपको बादल के पर्यायवाची हैं। दोनों बादल, तोयधर, तोयद। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें महादेव का पर्यायवाची, महादेव का पर्यायवाची तो नीलकंठ, सभी को पता है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ हो गए भगवान शंकर के ये पर्यायवाची हैं सभी। ठीक है, शंकर। गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर भी इन्हीं का पर्यायवाची है। रुद्र इन्हीं का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा विश्वनाथ इन्हीं का पर्यायवाची है। फिर आ जाते हैं भोलेनाथ, इन्हीं का पर्यायवाची है, भोलेनाथ। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन नयनों वाला। ठीक है, चंद्रशेखर तो दिया ही गया है। गिरीश, गिरीश इन्हीं का पर्यायवाची। ठीक है, पशुपति इन्हीं का पर्यायवाची, पशुपति। पशुपति के अलावा महेश इन्हीं का ही पर्यायवाची है। ये सभी इन्हीं के पर्यायवाची होते हैं। अब प्रिया की बात करें, प्रिया में जो है वल्लभा, इसका पर्यायवाची होता है प्यारी होता है। ठीक है, प्यारी। और इसके अलावा प्रेम का, प्रेम का भी प्रिया का पर्यायवाची होता है। प्रेयसी, प्रेयसी प्रिया का पर्यायवाची होता है। प्रियतमा ये भी प्रिया का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ठीक है, वाक्यांश बताना है। तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला, उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कमल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो कमल के पर्यायवाची की बात करते हैं तो मुकुल हो गया, ये नहीं है। ठीक है, मुकुल नहीं है।
तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि मुकुल जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, कलिका का पर्यायवाची। मुकुल किसका पर्यायवाची है, कलिका, यानी कि कली, कली का पर्यायवाची मुकुल है, ठीक है। गुंजा मुकुल का पर्यायवाची। बाकी अरविंद, सरसिज, शतपत्र ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची, ठीक है। जलज कमल का पर्यायवाची, पंकज कमल का पर्यायवाची, सरोज कमल का पर्यायवाची, ठीक है। राजीव कमल का पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बताना है यहाँ पे। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा इसका उदाहरण। यहाँ पे अगर हम देखें तो तद्धित प्रत्यय में जिसमें लास्ट में लगा तो सुंदरता, सुंदर से सुंदरता, यहाँ ता लगा हुआ है तद्धित प्रत्यय में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। द्विज शब्द क्या है, तो द्विज शब्द पुल्लिंग है। युगावतार ये भी पुल्लिंग है। शिष्टाचार ये भी पुल्लिंग है। लेकिन तृष्णा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब विलोम कौन सा गलत दिया गया है। जैसे आपके ऑप्शन है उग्र का विलोम यहाँ पे सौम दिया गया है, ठीक है। तो उग्र का सौम सही होता है विलोम। कीर्ति का अपकीर्ति ये भी सही है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण ये भी सही है। निंदा का तत्पर विलोम होता है, गलत है। निंदा का विलोम होता है प्रशंसा। निंदा का विलोम क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है, ठीक है। तुलसी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा जो इनकी दो रचनाएं हैं, विनय पत्रिका और कवितावली, ये किस भाषाओं में लिखी गई है। तो ये दोनों जो है आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, ठीक है, पार्वती मंगल हो गया, गीतावली है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। लेकिन ये दोनों की अगर बात करेंगे ब्रजभाषा में लिखी गई है, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, परिमाणवाचक के भेद, जिसमें से प्रमाणवाचक किसका भेद है बेसिकली ये बताना है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, या फिर कारक का है। तो परिमाणवाचक की अगर बात करेंगे तो ये किसका भेद है, तो ये विशेषण का भेद होता है, आंसर सी ऑप्शन है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा आ जाता है, पहला उसमें आ जाता है गुणवाचक। पहला कौन सा है, गुणवाचक। दूसरा विशेषण क्या है, संख्यावाचक। दूसरा क्या है, संख्यावाचक दूसरा विशेषण है, ठीक है। तीसरा विशेषण आपका यह परिमाणवाचक हो जाता है। और चौथा विशेषण इसमें क्या है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण आपको कहाँ पर मिलेंगे, 4 प्रकार के विशेषण, तो ये आपको मिलते हैं जो है किसमें, विशेषण में, ठीक है। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं और परिमाणवाचक इसी का भेद है। चलिए अगला प्रश्न, संसद शब्द में संज्ञा क्या है। संसद शब्द, अब संसद देखिए, अगर संसद आप बोल रहे हैं तो इससे क्या होता है, एक समूह का पता है। संसद में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर मिलकर बनती है संसद 3 लोगों से, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए अगला प्रश्न, अपना उल्लू सीधा करना, यह मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना हित साधना, यानी कि अपना मतलब निकालना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अपना मतलब निकालना या अपना हित साधना। करेक्ट आंसर ए है। चलिए, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था। अष्टछाप कवि मंडली की गठन की बात करेंगे कि तो गोस्वामी विट्ठल दास जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अपने पिता के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य को लिया था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, वल्लभाचार। तो उनके 4 शिष्य और ये इन्होंने अपने 4 शिष्य, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक अष्टछाप की रचना की थी, जिसमें 8 कवि थे, ठीक है। अब इनमें से जो वल्लभाचार्य के 4 जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के, वो कौन कौन से थे। तो वल्लभाचार्य के कवि की बात करेंगे, वल्लभाचार्य के शिष्य की बात करते हैं तो उसमें कुंभन दास आ जाते हैं। कुंभन दास जो कि अष्टछाप के कवियों में से एक थे। सूरदास के बाद तीसरे नंबर के छीत स्वामी हो गए। तीसरे नंबर सूरदास से परमानंद थे, ठीक है। परमानंद थे वल्लभाचार्य के शिष्य। इसके अलावा परमानंद के अलावा वल्लभाचार्य का एक अन्य शिष्य कृष्णदास थे, कृष्णदास। तो ये 4 शिष्य थे जो वल्लभाचार्य के थे। वल्लभाचार्य कौन थे, विट्ठल दास के पिता थे, ठीक है। तो ये हो गया। और इनके 4 जो शिष्य थे उनको इन्होंने लेकर जो है क्या बनाया था,
अष्टछाप के कवि की वर्णन किया था। अब विट्ठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी आ जाते हैं, गोविंद स्वामी, ठीक है। नाम याद रखिए, कवि के नाम पूछ लिया जाता है। गोविंद स्वामी हो गए, नंददास हो गए, और इसके अलावा छीत स्वामी ये जो है विट्ठल नाथ के शिष्य थे, ठीक है। छीत स्वामी हो गए, और एक आ जाते हैं चतुर्भुज दास। तो ये 4 शिष्य इनके थे, जो टोटल मिलाकर 8 शिष्य के क्या अष्टछाप के कवि की मंडली थी। चलिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा क्या है, कौन सा कारक प्रयोग किया गया, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कारक बताना है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कारक बताना है। कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, गंगा हिमालय से क्या हो रही, अलग हो रही, निकल रही है, तो यहाँ अलगाव की स्थिति हो रही है, तो अपादान कारक हो जाएगा। चलिए, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है। धीरे धीरे की अगर बात करते हैं तो देखिए, जिस शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले वहाँ क्रिया विशेषण होता है, और धीरे धीरे चलता है। अगर आपका इसका प्रयोग करें, शब्द प्रयोग व वाक्य प्रयोग, तो वो धीरे धीरे चलता है। तो चलने की प्रक्रिया क्या है, धीरे धीरे, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों पर विचार करना है, ठीक है। अतिशयोक्त, कवियत्री, दुरावस्था, आत्मोन्नति, इसमें से शुद्ध शब्दों के बताना है, कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें अतिशयोक्त, तो ये सही लिखा, अतिशयोक्त ऐसे सही लिखा जाता है, शुद्ध रूप से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखें दुरावस्था, तो दुरावस्था भी सही लिखा है, दुरावस्था जिसको कहते हैं। आत्मोन्नति, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन तो सही है, सी ऑप्शन। कवियत्री में क्या गलती है, कवियत्री जो है गलत दिखा है, क्योंकि कवियत्री को हम वहाँ पे जो ये छोटी ई की मात्रा इसमें नहीं होता शुद्ध में, कब यत्री होता है, ठीक है। कवियत्री ये यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होता है, तो ये सही रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन देखिए कितना है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 कौन कौन सी है, एक तो क्षत्रिय वाला अच्छा है, एक त्रा है त्रिशूल वाला, ठीक है, एक ज्ञा है ज्ञानी वाला, और एक श्राप वाला सरा है। तो यही 4 जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, तपोवन में कौन सी संधि है, अगला प्रश्न है। तपोवन में संधि की बात करेंगे तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तपह प्लस वन। अब जहाँ पे ये विसर्ग बिंदी आ जाए तो विसर्ग संधि में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ड़ा का स्थान कहाँ है। ड़ा का स्थान की बात करेंगे तो ड़ा का स्थान जो होता है ये टटड़ा, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, ये नासिका के द्वारा बोला जाता है, तो नासिका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है, इसमें से लोकोक्ति की पहचान करना है। धूप में बाल सफ़ेद होना, ईंट का पत्थर उत्तर पत्थर से देना है, और खग जाने खगी की भाषा के कोलू का बैल होना, तो इसमें से लोकोक्ति कौन है। तो धूप में बाल सफ़ेद होना ये मुहावरा हो गया, ईंट का उत्तर पत्थर से देना ये भी मुहावरा है, खग जाने खगी की भाषा ये आपका क्या हो जाएगा, लोकोक्त हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे मुहावरे। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, गलत उदाहरण बता। महा प्लस ओज क्या संधि है, तो बिल्कुल संधि है ये, महा प्लस ओज, ठीक है। पौ प्लस अक ये भी संधि है पावक का, ठीक है। नौ प्लस इक ये भी संधि है नाविक का। परो प्लस उपकार ये क्या है, परो प्लस उपकार की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है ये पर प्लस उपकार करके होता है, परो नहीं होता, तो गलती यहाँ कर गई है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा गुण संधि है, तो गुण संधि है, आंसर डी हो जाएगा, गलत वाला बताना था। चलिए, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। सिफारिश जो शब्द है किस भाषा में से लिया गया है, सिफारिश की बात करेंगे तो ये फारसी भाषा से है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। 2 धातुओं को मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाएगा तो संयुक्त क्रिया हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे सी है। चलिए, वाक्य में सही पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लिखा है मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे बहुत आनंद आता है, तो यहाँ पे सही यही है, क्योंकि मुझे के साथ यहाँ सिंगल आना चाहिए, तो ये जो है आपका ये एक वचन, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ये बिल्कुल सही। चलिए, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है, इन दोनों में उपसर्ग बताना है, ठीक है। परिवर्तन और परिवार, यहाँ पे आप देख सकते हैं परि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। वर्तन में तो परिवर्तन और वार में परि लगा तो परिवार, तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की बात करेगा
जहाँ पे आपको किसी प्राणी पदार्थ समुदाय की पूरी जात का बोध करवाता हो वो जातवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे कि पुस्तक, पहाड़ और नदी। पहाड़ से भी पूरी पहाड़ की जाति का बोध हो रहा है, नदी से पूरी नदी। नदियाँ बहुत सारी होती है ना, गंगा, यमुना, राप्ती, तो इस तरीके से। और पुस्तक भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है, नाटक होता है, निबंध होता है, ठीक है, उपन्यास होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे तद्भव शब्द की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अश्रु। माफ करिएगा, अश्रु तो तत्सम शब्द है, ठीक है, आंसू का तत्सम अश्रु होता है। यहाँ पे आग जो है तद्भव शब्द बताना था, तो तद्भव शब्द आग हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि। इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। तो आग शब्द क्या है, तद्भव है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए। प्रवीण जरा इधर आना, अब इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करा जा रहा है, प्रवीण जरा इधर आना, मतलब किसी को बुलाया जा रहा है, प्रवीण को बुलाया जा रहा है। तो प्रवीण जब नाम लेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, प्रवीण जरा इधर आना। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर थोड़ी देर रुक रहे हैं तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें नहीं किया गया है। तो प्रवीण के बगल में ऐसे कामा लगा दिया जाएगा, तो ये हो गया अल्प विराम। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, जो कि इसमें त्रुटि थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 का क्या है, डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, अन्न और अन्न, इसका सही अर्थ का भेद चयन करना है, ठीक है। अन्न और अन्न, अन्न और अन्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अन्न जो पहला दिया गया है इसका मतलब अनाज होता है, अन्न जो दूसरा दिया गया इसका मतलब कि दूसरा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट अनाज और दूसरा। चलिए, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, गलत कहाँ किया गया, उन्होंने कहाँ जाना है। वाक्य में अगर हम देखें तो जो सर्वनाम लगा है उन्होंने, ये गलती किया गया है यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध रूप से क्या होना चाहिए यहाँ पे, उन्होंने की जगह पे उन्हें होना चाहिए था, उन्हें कहाँ जाना है, तो ये सही हो जाता है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, आंसर ये पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। सीमा ने पढ़ाई की होगी, ये किस प्रकार के काल में बात कही गई है। तो वाक्य में सीमा के द्वारा पढ़ना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो पढ़ाई की होगी कि पढ़ाई नहीं की होगी। अतः यहाँ पढ़ने की बात क्या है, संदिग्ध प्रकट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल का यह उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है, रस बताना है, ठीक है, रस बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस प्रकार का रस है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गरुण, खगेश, सर्पारी, तो ये एक दूसरे का पर्यायवाची है, आंसर ए पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। गरुण के पर्यायवाची खगेश, सर्पार, पन्नागार, उर्गार, ठीक है, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनते, खगेश्वर, ये सभी जो होता है गरुण का पर्यायवाची है, आंसर ए पर। बाकी सारे किसी न किसी गलत है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान काल का भेद नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे वर्तमान काल का भेद सामान्य वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, हेतु मद नहीं होता, ठीक है, हेतु मद भविष्य में होता है, तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, इसमें से मूर्धन्य व्यंजन देखना है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यहाँ ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, इसमें से बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे तो ढा और ढा जो है, ये डी ऑप्शन में यही मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, जो जीभ के लचीले के सामने से हिस्से से जो निकलते हैं उन्हें, और जो जीभ के द्वारा वत्सर, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। जैसे मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आता है, ये याद रखिए, बस टा वर्ग आता है। टा वर्ग का ट ठ ड ढ ढ ढ ये सभी आते हैं, मूर्धन्य होते हैं, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार। तो इस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में दी गई वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी, ठीक है, क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। मुख्य कर्म क्या है, पुस्तक, और विद्यार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पर, गौण कर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की अगर बात करेंगे तो गिरोह, पहिया और मंडल, ये तीनों पुल्लिंग हैं एक दूसरे के, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सुबुद्धि दिया गया है, दुर्बुद्धि इसका विलोम, मुख्य का गौड़ दिया गया है, निषिद्ध का सक्रिय दिया गया है, आवाहन का विसर्जन दिया गया है। यहाँ पे गलती कहाँ की गई? तो सी ऑप्शन में किया गया, क्योंकि निषिद्ध का विलोम होता है विहित, विहित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुज आया और कंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? अनुज आया और कंधे का सहारा दिया, अगर हम देखें तो यहाँ पे और जो अव्यय इससे दो वाक्य जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। करण कारक से किस वाक्य में? करण कारक, श्याम मीरा के लिए लड्डू लाया, वो कलम से लिखता है, माँ के लिए दवा लाओ, राम कमरे में बैठा है। वो कलम से लिखता है, आप देखें करण कारक का परसर्ग होता है से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कलम से लिखता है, तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अगला प्रश्न, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? ये क्वेश्चन बताना इसका आंसर। आपाद मस्तक की बात करेंगे तो इसमें देखिए इसका उदाहरण जो हो जाएगा ये किस समास का है? तो ये अव्यय भाव समास का उदाहरण। ठीक है, विग्रह क्या होगा? पाद से मस्तक तक, यानी कि पाद माने पैर, पैर से मस्तक तक, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। चलिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन के एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन तक अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। याद रखिएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? यहाँ पे अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो पंगत शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, पंगत का तत्सम क्या होता है? पंक्ति होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो भारतेंदु द्वारा संपादित जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, ये 1868 में सर्वप्रथम इसके प्रारंभ किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये वाराणसी से होती थी, वाराणसी। ठीक है, घाटों की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से जो है कवि वचन सुधा प्रकाशित होती थी। कब से? 1868 से। अगला प्रश्न, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या कहें? जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तो इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए सद्य स्नाता। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सद्य स्नाता। चलिए, अगला प्रश्न, धार्मिक में प्रत्यय क्या है? धार्मिक में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद में लगता है। और धार्मिक में अगर हम देखें तो धर्म प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक प्रत्यय लगाएंगे तो धार्मिक बनता है, तो इक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? परमाणु में यड़ संधि है क्या? परमाणु परम प्लस अणु बनेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित बताना है, तो परमाणु में जो है परम प्लस अणु बन के परमाणु बनता है और यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। तो गलती यहाँ है। अगला कौन सा? चंद्रोदय में गुण संधि है, तो चंद्र प्लस उदय करेंगे चंद्रोदय हो जाएगा। और इसमें देखें तो छोटा और छोटाओ मिलकर ओ बन रहा है, तो गुण है, तो बिल्कुल सही है। पवित्र संधि में वृद्धि संधि दिया गया है, क्या सही है? पवित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका हम संधि विच्छेद करें तो पो प्लस इत्र हो जाता है, यानी कि ओ और छोटी ई मिलकर जो है क्या बनता है? वाह हो जाता है, यानी वी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें किस प्रकार का संधि है, ये अयाद संधि का उदाहरण, अयाद। अजंत, अजंत में अगर हम देखें तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अच प्लस अंत बनता है, जो कि और ये दोनों चा यहाँ का लोप हो जाता है, चा बन के यहाँ पे जा हो जाता है, चा छा जा, मतलब कि तीसरा वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। तो ये हो जाता है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, तो गलती सभी में है, सिर्फ बी पार्ट सही है, तो बी पार्ट सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही। चलिए, जिस शब्द का कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द है जो ऐसा कोई किसी का उपसर्ग में नहीं लगकर बना है। तो असुरक्षित में आ लगा है, प्रत्याशित में आ लगा है, स्वागत में स्वा लगा है, तो स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 47 से 51 तक आपको एक गद्यांश पढ़ना है। वीडियो पॉज करके आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। आदिम आर घुमक्कड़ ही थे, इसको आपको पढ़ना है वीडियो पॉज कर, फिर क्वेश्चन की तरफ आना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला क्वेश्चन, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में है अक्कड़ प्रत्यय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, घुमक्कड़, भुलक्कड़, कुदक्कड़, ये सभी बनता है प्रत्यय लगाने से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस गद्यांश के अनुसार आपको बताना है। गद्यांश में लिखा है वैशाली में, तो वैशाली हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
गद्यांश वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, जो गद्यांश में लिखा है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, ये नहीं कि आप अपने अनुसार उसका उत्तर देते चलें। 49 का क्या हो जाएगा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में अगर हम देखेंगे तो स्व प्लस छंद, इसका विग्रह होगा, वो संधि विच्छेद होगा। विग्रह तो समास का होता है, तो स्व प्लस छंद, यहाँ पे छ का समालोप हो जाता है, यहाँ पे च आ जाता है, मतलब छ के बाद तो छ के पहले आ जाता है, स्वच्छंद हो जाता है और ये व्यंजन संध हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कब बुद्धत्व प्राप्त किया, तब उनकी अवस्था कितनी थी? ठीक है, जब बुद्धत्व प्राप्त किया, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो इन्होंने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब इनकी अवस्था 35 वर्ष थी गद्यांश के अनुसार। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? गद्यांश में श्रुति धर्म जो दिया गया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब वैदिक धर्म। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। श्रुति धर्म मतलब सुनने वाले धर्म, जो श्रोता के माध्यम से सिर्फ सुना जा रहा है, एक दूसरे मतलब ट्रांसफर कैसे होता था, वो लोग सुनाते थे फिर ट्रांसफर इसी तरीके से माध्यम से होता था, तो वैदिक धर्म में होता था ये। नया किस प्रकार का विशेषण है? अगला प्रश्न बताना है। नया, नया शब्द क्या लग रहा है आपको? नया शब्द से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? ये एक किसी का गुण बता रहा है ना, नया पुराना, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए, किलकत कान घुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े घावावत में रस की पहचान करनी, कौन सा रस है? तो इसमें अगर देखा जाए तो कान्हा के बचपन की इसमें बात करें, ठीक, घुटुर वन आवत मतलब घुटने के बल पर आ रहे हैं कान्हा जी, चल रहे हैं आंगन में, तो ये आंसर क्या जाएगा? वात्सल रस की बात कर रही है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। राजा साहब रोज व्यायाम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानना है, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए व्यायाम, रोज व्यायाम करते हैं, रोज अगर देखा जाए 54 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रोज जो प्रतिदिन मतलब दिन समय बता रहा है, तो यहाँ पे कालवाचक हो जाएगा, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, इनमें से कौन सा एक बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं घटा शब्द 2 बार प्रयोग किया गया, दोनों बार अलग अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। एक बार काली घटा मतलब कि बादल की बात, और घमंड घटा मतलब घटने की बात हो रही है, तो आंसर क्या है? 56 का सी पार्ट हो जाएगा, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ठीक है, उद्धरण चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 57। उद्धरण चिन्ह यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ए पार्ट वाला, उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक, इसको क्या कहते हैं? सी पार्ट में अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। इसको डी वाला ये अर्ध विराम है, अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम। और बी वाला जो है ये हाइपन होता है, यानी कि योजक चिन्ह कह सकते हैं इसको, योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अशुद्ध शब्द है इसमें से? अशुद्ध शब्द मतलब गलत शब्द, क्वेश्चन नंबर 58 में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए अंतर्धान सही है, विधवत भी सही है, प्रामाणिक भी सही है, मैथिली शरण गलत है, ठीक है, मैथिली शरण गलत है, मैथिली होना चाहिए, मैथाली लिखा है, बी ऑप्शन गलत, ठीक है। आयस और अयस समरूपी भिन्नार्थक हैं, मतलब पहले वाले अयस का अर्थ क्या है? पहले वाले अयस और दूसरा वाला अयस जो है इसका क्या अर्थ है? तो 59 नंबर का आंसर क्या है? पहला वाला जो अयस है उसका अर्थ है बदनामी, दूसरे वाले अयस का लोहा होता है। निम्नलिखित में सही अनेकार्थक शब्द समूह की पहचान करें, सही अनेकार्थक शब्द समूह की पहचान करें, इसमें से बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सही अनेकार्थक शब्द में देखें तो स्वामी, राजा और ईश्वर होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, वाक्य का काल बताना अगले प्रश्न में। शेर जंगल में शिकार कर रहा है, इसमें कौन से वाक्य में लिखा गया है? शेर जंगल में शिकार कर रहा है मतलब कि इस समय क्रिया हो रही है। 61 की अगर बात करते हैं तो सी पार्ट हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? इसमें से कौन सा एक बहुवचन बद दिया गया है जो कि गलत है? बहुवचन रीतियां सही है, रीतिका रीतियां हो जाता है, ठीक है, क्या यह अनुचित है? ठीक है, इसके बाद नीतियां दिया गया, रीतियां दिया गया, फिर डी पार्ट में विधियां दिया गया, तो यहाँ पे रीतियां देखिए, यहाँ पे रीतियां देखिए, कौन सा रीतियां सही इनमें से? तो ये वाला रीतियां, डी वाला सही, लेकिन ए वाला रीतियां गलत है, तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ए पार्ट गलत है, बाकी सारे से। चलिए, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं, इनमें से निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? निर्भय निर उपसर्ग से बनता है, निर्दोष दोष में निर जोड़ देंगे, वाह में निर्वाह, निर्कृष्ट जो दिया है निकृष्ट, ये जो है निर उपसर्ग से नहीं बनता, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, हिंदी साहित्य का अतीत, ये शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 64, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार को 65, तो ये पुरस्कार प्रस्तुत किया था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्दों की बात कर रहा है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? 66 में बताया सभी शब्द पुल्लिंग। हीरा, मोती, मणि, मणि पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, मणि पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग नहीं, मणि पुल्लिंग होता है, मोती पुल्लिंग नहीं होता। हार, पायल, पुखराज, ठीक है, यहाँ नथ, मूंगा, पन्ना, यहाँ पर कौवा, खरगोश, मंडल, तो यहाँ पे सारे पुल्लिंग, कौवा भी पुल्लिंग, खरगोश भी पुल्लिंग और मंडल भी पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना, यहाँ यह नौकर से कपड़े धुलवाता, वाक्य में कौन सी क्रिया? कपड़े धुलवाना, अब धुलवाता है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? 66, 67। धुलवाता है, धुलवाना जब शब्द आ जाता है इस प्रकार तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है, ठीक है। प्रेरणार्थक, करवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, धुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द इनमें से कौन सा? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 तद्भव है, बिल्कुल है। आम बिल्कुल तद्भव है। आधा भी तद्भव है। अग्नि क्या तद्भव है? अग्नि तद्भव नहीं, अग्नि तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। चलिए, विलोमार्थी शब्दों में असंगत बताना, गलत। अथ का विलोम इत होता है क्या? 69 की अगर हम बात करेंगे, अथ का विलोम इत होता है, बताइए 69 में आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर बताना क्या हो जाएगा? ठीक है, अर्थ का विलोम इत होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अर्थ का विलोम क्या होता है? इत होता है, ठीक है। और औन्नत्य का विलोम, अर्थ का विलोम इत होता है। औन्नत्य का विलोम पतन दिया गया है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, बिल्कुल सही। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, यह भी सही है। औन्नत्य का दिया गया है, गलत। औन्नत्य का विलोम होता है उन्नति, क्या होता है? उन्नति होता है। और ऑप्शन में आपको क्या दिया गया? पतन दिया गया, जो कि गलत है। पतन नहीं होना चाहिए, औन्नत्य का विलोम उन्नत होना चाहिए, ठीक है। औन्नत मतलब, औन्नत का अर्थ ही होता है पतन, ठीक है। औन्नत मतलब पतन या गिरावट, तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे औन्नत और पतन एक दूसरे के। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा, यानी कि प्रगति, तरक्की, उत्थान, ये सभी जो है आपके जो है विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। 70 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें, यहाँ पे बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, बिल्कुल होता है। अद्यतन का विलोम पुरातन होता है, बिल्कुल सही। अद्यतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। पराजय का विलोम जय या विजय, बिल्कुल सही, ठीक है। अर्वाचीन का विलोम नवीन दिया गया है, जो कि गलत है। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, जो कि यही गलती किया गया था, डी ऑप्शन है, ठीक है। अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक, नया, और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। अब यहाँ पे आधुनिक और ये अर्वाचीन का नवीन जो दिया गया था, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी मतलब पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अर्वाचीन का प्राचीन, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल, हिंदी साहित्य का काल, हिंदी साहित्य का काल क्या है? विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। हिंदी साहित्य के काल के विभाजन कर रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें, आधुनिक काल होता है, भक्ति काल भी होता है, रीति काल भी होता है, संयुक्त काल नहीं होता कोई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो 4 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उसमें आ जाता है आदिकाल, आदिकाल, फिर दूसरा आ जाता है भक्ति काल, तीसरा उसमें कौन सा है? रीति काल, चौथा कौन सा है? आधुनिक काल। तो इस प्रकार जो है 4 कालों में विभाजित किया गया, और 4 शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए तो आदिकाल का जो विभाजन काल है वो 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। इसके बाद भक्ति काल जो आता है वो 1375 ईस्वी से लेकर 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक आ जाता है, 1700 ईस्वी। फिर आता है रीति काल, रीति काल में 1700 ईस्वी से लेकर 1900 तक ईस्वी तक आ जाता है। फिर आते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल की बात करेंगे सन 1900 लेकर और अभी तक सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये बताना, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे हमें बताना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बताना? हिंदी साहित्य की पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ने ये लिखा है, ठीक है। हजारी प्रसाद में द्विवेदी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल, और हिंदी साहित्य की अगर भूमिका पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके द्वारा कहा गया है? तो बाबा श्याम सुंदर दास बाबा जी के द्वारा कहा गया। तो आंसर डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। बाबा श्याम सुंदर दास स्वर्ण युग कहा गया है।
श्याम सुंदर दास के द्वारा। जबकि एक थे ग्रियर्सन महोदय, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल, अब देखिए स्वर्ण काल आ जाएगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा है ग्रियर्सन, ठीक है। और अगर स्वर्ण युग पूछा जाए तो बाबा श्याम सुंदर दास, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी नाम दिया है, जो कि बहुत ही कठिन है याद करना, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। हिंदी साहित्य के आदि काल को किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया? हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो ये दिया गया है राहुल जी के द्वारा, ठीक है। राहुल गांधी नहीं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदि काल को इसने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड किस बोली में लिखा गया? ठीक है, आल्हा खंड, आल्हा खंड जो बुंदेलों में बुंदेली भाषा में लिखा गया, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, वर्णन है। वीर रस में आल्हा लिखा गया, वीर रस। अगर पूछा जाए किस रस में है इसमें प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है आल्हा खंड में। और इसे और एक नाम क्या है? परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो नाम है, ठीक है। तो ये भी, इसके रचनाकार का नाम क्या है? जगनिक, जगनिक महोदय ने लिखा है इसको, ये भी ध्यान में रखिएगा, जगनिक, ठीक है। और इसमें आल्हा और उदल नामक दो प्रसिद्ध वीर हैं, जिनकी 52 लड़ाइयों का इसमें रोमांचकारी वर्णन किया गया। ये दोनों सेनापति रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन रहेगा, बुंदेली भाषा में लिखा गया। चलिए, कीर्तिलता, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता, कीर्तिलता की अगर बात करेंगे तो ये अपभ्रंश भाषा की रचना, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। किसने लिखा है? विद्यापति, विद्यापति महोदय जी के द्वारा लिखा गया कीर्तिलता। चलिए, इनमें से किस कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? इनमें से किस कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? 77 का, तो इनमें से अमीर खुसरो को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश वाल्मीकि 78 में अगर देखेंगे तो स्वयंभू, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता था। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनकी अगर प्रमुख रचना में तो परम चरऊ, ठीक है, स्वयंभू छंद, ये सभी इनकी रचना है। चलिए, इनमें से 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन से हैं? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध का नाम तो सरहप्पा, याद रखिएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 84 सिद्धों का संबंध किस धर्म से है? ये भी ध्यान में रखिएगा, तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ये पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इसमें अगर देखा सरहप्पा, सबरप्पा, डोभिम्पा, लुइपा, ये मुख्य कवि थे। सरहप्पा को सर्वप्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि बताना। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम है अमीर खुसरो, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो जो था संगीतज्ञ था, इतिहासकार था, कवि था। प्रमुख रचनाओं में अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो में तो इन्होंने मुकरियाँ लिखा है, हालात एक कन्हैया लिखा है, ठीक है। तुलकनामा इसने लिखा है। हिंदी में खड़ी बोली का जनक इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य वो भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पृथ्वीराज रासो को माना गया। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसमें चौहान वंश के साथ पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और बचपन के मित्र थे। चलिए, अगला प्रश्न, कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की जब भाषा पूछा जाएगा तो आप पंचमेल खिचड़ी लगा दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कबीरदास की रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली सभी शब्द मिलते हैं। या फिर अगर पंचमेल खिचड़ी न मिले आपको ऑप्शन में सदहुक्कड़ी दे दिया जाए, सदहुक्कड़ी भाषा, तो ये भी कबीरदास की ही है। निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि का नाम कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कबीर ही हो जाएंगे, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। साखी, शबद, रामायणी कबीरदास की मुख्य रचनाएं हैं, जो कि ये बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में कवि किसकी है? किस कवि की है ये पंक्ति? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है? तो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं संत रैदास की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? काशी में, काशी में जन्म हुआ। ये जाके रहे कहाँ पर? तो ये जाकर रहे थे वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन में ये रहे थे। ये रामानंद के शिष्य थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है क्या? बताइए 85 में, तो सही है, बिल्कुल इन्होंने ही लिखा है। कुतुबन मिर्गावत लिखा गया है कुतुबन के द्वारा, बिल्कुल सही। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, बिल्कुल सही। मंझन महोदय के द्वारा चित्रावली लिखा गया है क्या? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंझन महोदय जो थे इन्होंने मधुमालती लिखा था। मधुमालती पुस्तक का नाम है, मधुमालती किसके द्वारा? मंझन ने लिखा था। चित्रावली किसने लिखा है? भी ध्यान में रखिए, शेख उस्मान। शेख उस्मान ने चित्रावली लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका 86 का अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा के ऊपर बताया गया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चलिए बताइए फटाफट। ये तो हरिओध की है, अदर सिंह पादय हरिओध। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचनाकार है, तुलसीदास पुस्तक है, इसकी रचनाकार कौन? 88 का क्या हो जाएगा? तो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, ठीक है। लेखक और उनकी कृति में कौन सा युग्म गलत है? वोल्गा से गंगा क्या राहुल शंकरतायन के द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल सही, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो पुस्तक, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है, ठीक है। बताइए इसमें से धर्मवीर भारती के द्वारा सूरज का सातवां घोड़ा लिखा गया है दिग्दर्शन। अब आगे है, आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा, तो ये भी सही हो जाएगा। दिग्दर्शन, दर्शन या दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, गलत है, ये लिखा गया है राहुल जी के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो यही आंसर हो जाएगा, गलत वाला बताना था, गलत डी ऑप्शन में किया। चलिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन, हिंदी प्रदीप पत्रिका 90 में अगर हम देखें, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91। उदंत मार्तंड के संपादक अगर हम देखें 91, तो बाबू जीगुल किशोर। कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी सभी को पता है, ठीक है। कामायनी के रचनाकार कौन है? 92, तो जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रथम मौलिक उपन्यास 93 परीक्षा गुरु, प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है परीक्षा गुरु को। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? वीर गाथा काल 94, तो आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भारतीय जिनको क्या कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा 95 को देखेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है, ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकार होते हैं, इसमें से उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये सभी अर्थालंकार है। यमक क्या हो जाएगा? अनुप्रास क्या हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल लाल, दो बार पुनरुक्त प्रकाश, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश। चलिए, दिए गए वाक्य का काल बताना है। सीमा ने पढ़ाई की होगी, ठीक है। अब वाक्य का काल ये किस प्रकार के काल में हो रहा है? तो 98 में अगर हम देखें तो ये की होगी, मतलब एक तो भूतकाल है, पास्ट है, और कंफर्म नहीं है तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट। रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, वाक्य में रेखांकित तो शब्द क्या है? घबराहट होना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए पार्ट हो जाएगा संज्ञा, ठीक है, रोगी को संज्ञा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संध युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संध युक्त, दीर्घ संध इसमें से कौन सा पद है? ठीक है, दीर्घ संध युक्त पद, यहाँ पे अगर हम देखें तो दैत्यारी हो जाएगा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में लगभग आपके कितने 200 प्रश्न हो गए तैयार, जिसमें आपको देखें तो लगभग 8 सेट 30-30 के बनाए, तो लगभग 7 सेट, ठीक है, 7 सेट आपका तैयार हो गया। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।